तो हार गया हमास, इजराइल का उत्तरी गाजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और क्योंकि पिछले 12 घंटे से गाजा में हमास के रॉकेट खामोश हैं और खबर यह है कि हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के मुकाबले अब उसे पीछे हटने का भी जो ऐलान किया था उसमें कामयाबी मिल चुकी है। हमास के टॉप कमांडर सिनवार के आईडीएफ के घेरे जाने के दावे के बाद पलटवार अब बंद हो गए हैं और हमास में दो फाड़ होने की खबरों के बीच ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है जहां आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर सड़क पर दौड़ तो रहे हैं, इस बीच इजरायली सेना की तरफ से दावा यह किया गया कि उसने 130 सुरंगों को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सुरंगों के मुंह को मलबे से अब भर दिया है। इसके साथ ही हमास की सांसें भी अब जल्द खामोश होने लगी हैं। तो इजराइल हमास जंग से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सबसे पहले वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जंग के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है, हमास के कब्जे से मुक्त हुआ उत्तरी गाजा। यह दावा है इजरायली सेना का। उत्तरी गाजा में हमास ने अपना कंट्रोल खो दिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बड़ा दावा किया है नॉर्थ गाजा को लेकर। Crimes while fighting against us. We saw today how about 50,000 residents of Gaza are moving from the north part to the south. They're leaving because they realize that Hamas have lost control in the northern part of the strip, and it is safer in the south, an area where water and medicine and food. इस दावे को आपने सुना और उस दावे के मुताबिक क्या कहना यह सही हो गया कि हार गया हमास। ये इसलिए क्योंकि अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सबसे पहले आपके सामने हम पूरा वो नक्शा रखते हैं जिसमें देखिए 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में जारी इस जंग को लेकर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव खबरें आपको दिखाता है। और उसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से इजराइल का यह पूरा इलाका भूमध्य सागर और मिस्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। और रवि, अगर इस मिशन को देखते हुए इस पूरे इलाके के तहत आज ये बड़े दावे किए जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से गाजा पट्टी की ये जो गाजा पट्टी है जिसे 5 प्रांतों में विभाजित किया गया है, वो 5 इलाके जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बलाह, खान यूनिस और राफा। अब अगर आज ये बड़े दावे रवि किए जा रहे हैं तो समझना जरूरी है कि आखिर आज की ये सबसे बड़ी खबर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तरी गाजा को देखते हुए, क्योंकि यहां पर कब्जे की कामयाबी मतलब इजराइल की तरफ से एक सबसे बड़ा ऐलान। रवि, बिल्कुल। और देखिए, बीच की बात करें तो बीच में एक नदी है, वादी नदी, जिसे इस पूरे गाजा को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसका हम बार बार जिक्र करें, नॉर्थ एंड साउथ गाजा। एक हिस्सा दक्षिणी गाजा और दूसरा हिस्सा नॉर्थ गाजा, यानी ऊपर का हिस्सा उत्तरी गाजा, जिस पर अब टोटल कंट्रोल की बात कही जा रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि इस पर नियंत्रण हो चुका है। इन 2 इलाकों को उत्तरी गाजा कहते हैं, जिसकी हम बात करें। देखिए, उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, ये नॉर्थ में पड़ता है और यहीं पर अब आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हमारा नियंत्रण हो गया है, हमास के कब्जे से हमने इनको मुक्त करा लिया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इन इलाकों को देखते हुए अब किस तरीके से ये 3 इलाके जो कि दक्षिण गाजा कहलाते हैं, क्योंकि पहले नॉर्थ की जानकारी जहां तक रवि आपको दे रहे थे उसमें हमने ये सुना था कि इस मिशन के दौरान लोगों के बीच ये एडवाइजरी और ऐलान किया जाता था कि जल्द से जल्द इलाके को छोड़ दिया जाए। नॉर्थ गाजा, रवि, वो इलाका जहां पर ज्यादातर उनके सैन्य हथियार थे, ज्यादातर वो इलाके हमास के जहां पर उन्होंने शरण ले रखी थी, इसलिए उस पर कब्जे की योजना के तहत लोगों से साउथ गाजा की तरफ आने की अपील की जाती थी। और ऐसे में राफा वो इलाका जहां पर इजराइल ने सेफ कॉरिडोर खोलते हुए 3 से 4 घंटे की मोहलत देते हुए लोगों को वो रास्ता दिया कि ज्यादा से ज्यादा इलाके को वो खाली कर दे। ये तीनों इलाके जहां खान यूनिस, दीर अल बलाह के साथ साथ राफा का जो मैं जिक्र कर रही हूं, दक्षिण के उस हिस्से में आते हैं जहां पर देखिए करीब 11 लाख आबादी उत्तरी गाजा में रहती थी। रवि, और उस अभी तक 7 अक्टूबर से अब तक क्या हुआ है, क्योंकि उत्तरी गाजा को देखते हुए आज जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें खबर यह भी है कि 18 अक्टूबर तक 8 लाख लोगों ने यहां से पलायन भी कर लिया था। बिल्कुल, 30 अक्टूबर तक 2 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। 7 नवंबर को 50,000 लोग दक्षिणी गाजा जाते दिखे थे, वो साउथ की तरफ शिफ्ट होते दिखे थे। और उत्तरी गाजा में अब सिर्फ 50,000 लोग बचे हैं। ये 7 अक्टूबर से अब तक जो हुआ हम उसकी बात बता रहे हैं, और खासकर हम जो जानकारी दे रहे हैं वो लोगों की शिफ्टिंग मूवमेंट को लेकर है। और इस बीच देखिए आईडीएफ का दावा क्या है, सुरभि, उत्तरी गाजा हमास के कब्जे से हमने मुक्त कर लिया है। तो ये उत्तरी गाजा का हिस्सा था
और ये साउथ गाजा की तरफ का वो इलाका जहां पर उत्तरी गाजा, गाजा सिटी पर इजराइल अब कब्जे की बात कर रहा है। तो आईडीएफ का ये दावा ही आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां युद्ध के 1 महीने बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आईडीएफ अपने ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए, अपनी एयर स्ट्राइक्स के जरिए हमास के खात्मे की बात को लेकर कर रहे दावे के तहत आज ये सबसे बड़ा दावा कर रहा है कि अब उसने नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर लिया है। नॉर्थ गाजा पर कब्जे का मतलब क्या है? क्या हार गया हमास? डीएस त्रिपाठी सर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पूर्व राजदूत महेश सचदेव हमारे साथ हैं। त्रिपाठी सर, इस दावे के क्या मतलब निकलते हैं जहां ये साफ तौर पर आप कहते हैं कि इन ऑपरेशंस में इतनी कामयाबी कि इतनी आबादी वाले इलाके में महज 50,000 लोग रह गए और हमने कब्जा कर लिया नॉर्थ गाजा पर? सुरभि, देखिए, शुरू से ही, पहले दिन से ही आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो उन्होंने फोकस किया था नॉर्थ गाजा पर। आपको याद होगा, उन्होंने पहले सबको बोला था इलाका खाली करने के लिए, और उन्होंने फोकस किया था कि पहले हम इस इलाके में अपना प्रभुत्व कायम करें, वहाँ पर अपना बेस बनाएं और उसके बाद साउथ में जाएं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा उन्होंने बिल्कुल हर तरह से हमास का वहाँ से खात्मा कर दिया है। अभी भी कुछ टनल्स वहाँ बाकी हैं, अभी भी जो 130 टनल बताई जा रही हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ तो उन्होंने दे दी है, लेकिन जो बाकी हैं वो नहीं बताया जा रहा है। अभी भी जो कुछ हमास के छिपे लड़ाके हैं उनसे अभी भी इनको डर है, क्योंकि वो अभी भी एज ए स्नाइपर हैं, वो कभी भी कहीं से भी फायर कर सकते हैं। और ये अभी जो आया है, इनफैक्ट एक वीडियो हमास ने भी भेजा है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इनके लड़ाके जो हैं वहाँ पर कैसे इजराइल के ऊपर उनके सैनिकों से ऊपर फायर कर रहे हैं। तो ये अभी जो है मैं बिल्कुल सर, देखिए, बड़े दिलचस्प दावे हैं। कल ही एक दावा आया हमास की तरफ से कि 40,000 लड़ाके तैयार हैं आईडीएफ के दांत खट्टे करने के लिए, और अब देखिए आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि नॉर्थ गाजा हमारे कंट्रोल में है। लौटेंगे इस पर। और कल रात से हमास ने कोई रॉकेट नहीं दागा, ये जानकारी सामने आ रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का यह दावा है, गाजा पट्टी से कोई गोलीबारी, कोई रॉकेट नहीं दागा गया है। 7 अक्टूबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, आईडीएफ का दावा। We have attacked launching positions from which fire was launched towards Israeli forces. The IDF will continue to forcefully react to any fire that will be launched from the Lebanese territory into Israeli. Every infiltration attempt, every terrorist squad, we are on the highest alert on the north. और गाजा में आमने सामने की जंग का खौफनाक वीडियो आपके सामने होगा, जहां देखिए अल कसाम ब्रिगेड और आईडीएफ के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ पर जबरदस्त गोलीबारी की है और AK-47 और रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। और गाजा कब्जे पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। गाजा पर कब्जे के खिलाफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बयान, जंग खत्म होने के बाद गाजा पर फिलिस्तीन का कब्जा रहे, वेस्ट बैंक और गाजा को एक साथ लाया जाए। एक बार फिर से सुनिए, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां गाजा पर कब्जे को देखते हुए अमेरिका के इस बयान का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि गाजा पर कब्जे के खिलाफ अमेरिका है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान में और क्या बड़ी बातें कही गई हैं, रवि, ये सुनना और समझना जरूरी है। The only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. The United States believes key elements should include no forcible displacement of Palestinians from Gaza. Not now, not after the war. No use of Gaza as a platform for terrorism or other violent attacks. No reoccupation of Gaza after the conflict ends.
no attempt to blockade or besiege Gaza, no reduction in the territory of Gaza. We must also ensure no terrorist threats can emanate from the West Bank. We must also work on the affirmative elements to get to a sustained peace. These must include the Palestinian people's voices and aspirations at the center of post-crisis governance in Gaza. It must include Palestinian-led governance and Gaza unified with the West Bank under the Palestinian Authority. And it must include a sustained mechanism for reconstruction in Gaza and a pathway to Israelis and Palestinians living side by side in states of their own with equal measures of security, freedom, opportunity, and और अब आपको गाजा में जंग से हुई बर्बादी का अंक गणित दिखाते हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक फिलिस्तीन के 10,492 लोग मारे जा चुके हैं। अफसोसनाक ये कि मरने वालों में 4,281 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 2,22,000 घर और इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। गाजा पर इजरायल के हमले के बाद से अब तक 270 अस्पतालों, एम्बुलेंस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले हो चुके हैं। अब तक 192 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 56 मस्जिदें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इस दौरान 53 इमामों की मौत भी हुई है। गाजा युद्ध की कवरेज के दौरान अब तक 47 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। तो यह तबाही अब तक हुई है और इस तबाही को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी चिंताजनक होने वाली है। सचदेव सर, हमने ये आंकड़ा दिखाया अब तक की बर्बादी का, और हमास, हिजबुल्ला और हूती, ऐसा लग रहा है कि इस बर्बादी से कहीं कोई सबक लेने वाले नहीं है, बल्कि तीनों साथ आकर इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे कितनी तबाही होने वाली है? अगर इस आंकड़े को गौर से देखें तो लगेगा कि प्रतिदिन 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल ने भी ये कहा है कि 300 से ऊपर उनके सिपाही मर चुके हैं, फौजी मर चुके हैं। 1400 लोग इजराइल में मरे हैं, वो 7 अक्टूबर को, उनका आंकड़ा अलग है। और अगर गिने वेस्ट बैंक में तो वहाँ पर भी मरने वालों की तादाद तकरीबन 200 हो गई है। अब इन सब भयावह आंकड़ों से ये सबक मिलता है कि ये युद्ध अंत तक जारी नहीं रह सकता इसी तरह से, और इसमें शांति की आवश्यकता है। अब अगर इसको जोड़ें, जो इजरायली सेना ने कहा है कि उत्तरी गाज़ा पर इनका कब्ज़ा है, तो वो एक तरह से उसका महत्व अपनी जगह है, क्योंकि उत्तरी गाज़ा से जो जनसंख्या के ज़्यादा जनसंख्या वाले इजरायली शहर हैं, तेल अवीव, एश्केलोन, जेरूसलम वगैरह, इनके ऊपर रॉकेट बरसाए जा सकते हैं, वो उनके सबसे करीब हैं। तो लॉन्चिंग पैड हुआ करते थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं और रॉकेट इसलिए नहीं बरसाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि एक मुहावरा है अंग्रेज़ी में, डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम। राइट, तो वो उस मुहावरे पर लगता है अमल हो रहा है। सर, लेकिन डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम, ये बात आपने जरूर कही, लेकिन इस बीच आप क्योंकि पूर्व राजदूत हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे कि अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या निकलता है, जहां गाजा पर कब्जे को देखते हुए अब अमेरिका इसके खिलाफ बयान दे रहा है, ये कहते हुए जहां एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद गाजा पर फिलिस्तीन का कब्जा रहे। इसका क्या अर्थ है? जी, इसका अर्थ मैं एक जटिल तौर पर लेता हूँ। इजराइल और अमेरिका दोनों साथ हैं, लेकिन इस समय अमेरिका पर दबाव है अरब देशों का, तृतीय विश्व का और लोगों का कि इजराइल को किसी तरह से रोका जाए। तो इजराइल इस तरह को मनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अमेरिका मध्यस्थ है, अमेरिका बीच में है, तटस्थ है, और इसलिए ये बयान दिया गया है ताकि अरब और मुस्लिम देशों की मिजाज पुरसी हो सके, उनको ये बताया जा सके कि अमेरिका फ़िलिस्तीन के मसले पर एक तटस्थ भूमिका निभा रहा है। और लेकिन इसके साथ ही अमेरिका का इजराइल को मदद पहुंचाने का जो प्रोग्राम है वो जारी है पूरी तरह से।
बिल्कुल। और इस सब के बीच युद्ध भी जारी है। ये बात जो है यही खटक रही है पूरी दुनिया को कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन वॉर रुक नहीं रहा है, जमीन पर बारूद बरसना जारी है। और देखिए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नेबल्स के बीच फ्यूरिक शहर में आईडीएफ की घर घर तलाशी, हमास से जुड़े संदिग्धों की तलाशी जारी है। तो इजरायल हमास जंग के 34 दिन और इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसकर स्पेशल ऑपरेशंस को दे रही है अंजाम, जिसके तहत अब हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मार गिराया गया है। लेकिन इन सब के बीच आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती सुरंगें हैं। और गाजा पट्टी के नीचे बनी ये सुरंगें किस तरीके से चुनौती बनी हुई है उसको देखते हुए ये जानकारी आपके सामने, क्योंकि गाजा की कुल लंबाई 40 से 45 किलोमीटर की है, चौड़ाई 10 किलोमीटर की। गाजा का ये पूरा क्षेत्रफल है 400 वर्ग किलोमीटर का। और अब इस इलाके को समझाने के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि गाजा के घने इलाके में हमास की सुरंगें हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, मानवीय संस्थानों के पास बनी सुरंगों को लेकर बड़ी जानकारियां सामने आ चुकी है। क्योंकि गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का ये जो जाल है, सुरंग में रखे गए माइन से बचना ही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आईडीएफ पर सुरंगों से लगातार हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, बड़े दावे हो रहे हैं। कमांड सेंटर, हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जगहों को टारगेट करने की ही आईडीएफ की अभी तक ये कोशिश नजर आई है। हालांकि आईडीएफ ने अब तक 130 सुरंगों को नष्ट करने का दावा भी कर दिया है। हमास की सुरंगों से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी आपको TV9 ने दिखाई। हालांकि ऑपरेशन सुरंग से पहले खुफिया एजेंसी से मदद को लेकर भी बड़े इनपुट मिले। वहीं आपको यह भी बता दें कि एंट्री तलाशने में रोबोट और स्निफर डॉग्स की तो मदद ली गई। एलीट फोर्सेस इन सुरंगों तक पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाती रही। हालांकि रोबोट की मदद से सुरंगों के अंदर कैसे इलाके की पड़ताल की गई उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। यहां तक कि याहलोम यूनिट के कॉम्बैक्ट इंजीनियर ऑपरेशंस में जिस तरीके से शामिल हुए, सुरंगों की एंट्री तबाह करने के लिए बुलडोजर्स का इस्तेमाल हुआ। वो बुलडोजर्स जो पहले पूरे इलाके को समतल बनाते हैं और उसके बाद आगे के मिशन के लिए सटीक जानकारी देते हैं। वहीं खुफिया विंग आम लोगों से भी जानकारी जुटाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। त्रिपाठी सर, इन 34 दिनों में हमने यही आपके जरिए समझने की भी कोशिश की कि किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं ऐसे इलाके को ऑपरेट करते हुए ऑपरेशंस चलाना। आज अगर सुरंगों तक पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है सुरंगों के अंदर जो ठिकाने हैं जहां से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें भी तो अब आसानी से ये तहस नहस कर सकेंगे। बिल्कुल सुरभि, देखिए आपने जो पहले अभी बताया, इन सबसे पहले जो चिंता थी इजराइल की इन सुरंगों की थी। शुरू में बताया था कि 500 किलोमीटर टोटल सुरंगों का जो लंबाई है और ये कई जगह 30 मीटर, कई जगह 80 मीटर तक हैं। और अब जब बनावट सामने आई तो ये देखने में आ रहा है कि हर एक चीज़ उसमें है। उन्होंने रहने के लिए, स्टोरेज के लिए, अपना राशन पानी से लेके ऑयल तक हर एक चीज़ थी उसमें। प्लस आर्म्स एम्यूनिशन स्टोरेज बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़ जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुरंगें अभी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 साल लगे थे बनाने में। तो हम समझ सकते हैं कि ये कैसे था। लेकिन जैसे आपने कहा, एक स्ट्रेटजी बनाई दोनों ने, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के। पहला, आइडेंटिफाई करना सुरंगों को। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन के बाद कंफर्म करना। फिर उन्होंने इस्तेमाल किया रोबोट्स का, स्निफर डॉग्स का, और उसके बाद इन्होंने बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन बॉम्ब्स को डाला। जो पूरे कामयाब नहीं हुए वहाँ बुलडोजर लगाया गया। और जो अंदर के लोग थे वहाँ पर इन्होंने FAE फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव लगाया, जो कि पूरा ऑक्सीजन सक कर लेता है और उसके अंदर कोई बच नहीं पाता। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ये देखना कि कहीं उसके अंदर हॉस्टेज तो नहीं है। तो जहाँ जहाँ हॉस्टेज नहीं थे वहाँ पर इन्होंने क्लियर किया और वहाँ पर इनको 130 सुरंगों को नस्तनाबूद करने में कामयाबी मिली है। और अब अबू मोहम्मद कोड नाम से जाने वाले हमास के टॉप कमांडर के ब्रिटेन के अखबार डेली मेल को दिए इंटरव्यू में हुए बड़े खुलासे के बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि हमास को लीड करने वाले इस्माइल हानिया, यहां तक कि यहां सिनवार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली ये खबर है। क्योंकि हमास में बगावत से इजरायल और अमेरिका खुश तो होंगे ही, लेकिन देखते हैं कि हमास के टॉप कमांडर की तरफ से हालांकि क्या कहा गया है। बगावत की बात इसलिए क्योंकि हानिया सिनवार का खूनी चेहरा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले में इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाना था, ये बात कही जा रही है। आखिरी मिनट में हमास प्रमुख हानिया और गाजा में हमास हेड सिनवार ने प्लान ही बदल दिया।
बिल्कुल, और प्लान बदलने की वजह से 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या हुई। अबू मोहम्मद का यह कहना है पहले इजरायली सैनिकों को मारने और कुछ सैनिकों को बंधक बनाने की योजना थी, लेकिन यह योजना आखिरी वक्त में बदली। सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। हालांकि हमास नेताओं ने लड़ाकों को कहा जाओ जो चाहे करो। इसी आदेश के बाद बच्चों को भी मार डाला गया है। रिहायशी इलाकों में हमास लड़ाकों को नहीं जाना था। आम लोगों को बंधक बनाने की कोई योजना ही नहीं थी। तो ये एक बड़े दावे के तहत देखना होगा कि आखिर हमास कमांडर अगर ऐसे वक्त में अबू मोहम्मद की तरफ से रवि ये बयान आता है तो इसका मतलब क्या है? सीधे तौर पर इससे पता चल रहा है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हमास के अंदर भी दो तरह के ओपिनियन हैं इन हमलों को लेकर, क्योंकि हमास को लेकर सवाल उठ जरूर रहे हैं। हमास कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाना था, लेकिन अब देखिए हुआ क्या। हमारे लीडर की वजह से गाजा पर बमबारी, हम आवाज दुनिया के सामने उठाना चाहते हैं। अबू मोहम्मद ये कह रहे हैं हम नहीं जानते कि आगे किस दिशा में जाना है। कई कमांडर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये अंदर की जो फूट है वो साफ तौर पे दिख रही है। सचदेव सर, अब ये एक डिफरेंट वॉइस हमास के अंदर से 7 अक्टूबर को जो कुछ भी किया गया, अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि जो चरमपंथी गुट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कह रहे थे कि सही है, हम ऐसा फिर करेंगे, लेकिन अब हमास से एक डिफरेंट वॉइस भी हमें सुनने को मिल रही है। इसमें थोड़ा सा विवादित तत्व हैं। मुझे लगता है कि ये इजरायली मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि लड़ाकों के नेता अलग थलग पड़ गए हैं, जिसमें कि विरोध पक्ष दिखाया जा रहा है, जैसा कि आपने प्रकाशित किया। लेकिन मैंने अबू महमूद का नाम नहीं सुना है, और अरबी जानने वाले मानेंगे कि अबू महमूद जैसा नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि महमूद जो है वो प्रॉफिट का नाम है, अबू मोहम्मद कहा गया है। तो अबू मोहम्मद जैसे नाम नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उससे प्रॉफिट की बेइज्जती होती है। और इस तरह का नाम मैंने हमास की हायरार्की में नहीं पाया है। सर, ये बड़ी बात आपने यहाँ पर समझाई, लेकिन इस बीच जिस तरीके ये बयान सामने आया है, जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़े होते हैं कि युद्ध के 34 दिन बाद ऐसी बात कहने का भी फायदा क्या। हालांकि फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम की तरफ से क्या कहा गया जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि गाजा में शांति की पहल जरूरी है। सईदाम ने पीएम मोदी से भी अब बड़ी उम्मीद जताई है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें, ये हम खबर आपको बता रहे हैं, फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम की तरफ से कही गई बात को लेकर खबर है। गाजा में शांति की पहल की बात कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई है। TV9 से बातचीत में फिलिस्तीन के पूर्व शिक्षा मंत्री सईदाम ने ये उम्मीद जताई है। India on many levels, Indian Prime Minister also has urged that this is not the time of war, and we will not benefit from any kind of conflict, and we need to sort it out on a diplomatic level. Do you think in any way India can help in this situation? For sure, India is not a minute player. India is a mega country, especially in the mind and conscience of all Palestinians. India has been close to the Palestinian cause on numerous occasions and has expressed interest to play a bigger role. We know that Prime Minister Modi is close to Netanyahu. Maybe we can invest on his energy to bring about a different approach to matters and intervene. And India, again, as I said, is a world leader and a major player, and we would welcome any step that the government of India would take. Sir, looking at the current situation, where do you think this war is going? Because IDF has made it very clear that they will not stop their operations, either the ground ones or the airstrikes, they will not stop it. What do you think is going to happen in the future? As far as we are concerned, things are extremely ambiguous. Nothing is clear, and we don't know honestly where things would swing. It's sad, it's a terrible reality, and it's really painful to be sitting and watching how people are being slaughtered.